मैंने उसे दिल से मिटा दिया और वापस बस्ती की तरफ चल दिया। मैं बस्ती वालों के जज्बात से आगाह होना चाहता था। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं उनसे अफजल इंसान हूं, मुझे उन पर फौकियत हासिल है। लेकिन जब मैं बस्ती में पहुंचा तो मैंने एक दिलचस्प मंजर देखा। बस्ती खाली पड़ी थी। बस्ती वाले अफरा तफरी के आलम में उसे खाली कर गए थे। वो अपना जो सामान ले जा सकते थे ले गए थे, बाकी छोड़ गए थे। वो मुझसे खौफजदा थे। बोगासा शायद उनके लिए कोई खौफनाक नाम था। मैं अगर चाहता तो दरख्तों का रुख कर सकता था और मुझे यकीन था कि अगर मैं उधर का रुख करता तो वो दरख्तों के इलाके को भी छोड़ भागते। अगर ना भागते तो फिर मेरी खौफनाक कुव्वतों से खौफजदा होकर बस्ती छोड़ते। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था। मैं अपनी कुव्वतों से ऐसा कोई काम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मुझे इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं थी। इन्होंने अपनी बस्ती की एक लड़की को जलाकर दफना दिया था, मेरा क्या बिगाड़ा था। चुनाचे मैंने बस्ती से उन गारों का रुख किया जहां बूढ़े अरसास के बनाए हुए हथियार मौजूद थे। तुम इन हथियारों में से कुछ को अब भी दीवारों पर आवेजा देख सकते हो प्रोफेसर खावर। लोहे के वो हथियार जो इस वक्त बनाए गए थे जब लोग फुलाद से नावाकिफ थे, जब वो उसे आग उगलने वाले गारों से निकल आने वाली एक अजीब चीज समझते थे। इन गारों में गजाई अशिया वाफर मिकदार में मौजूद थी। मैं यहाँ एक तवील अरसा गुजार सकता था। चुनाचे मैं वहां रहने लगा। सामी अब मेरे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी रूह मेरे गिर्द मंडलाती रहती थी। मैंने दर्जनों बार सामी की आटें, उसके हंसी की छनकार वहां सुनी, उसके कदमों की चाप महसूस की और रात की घूर तारीकियों में उसके मरमरी हाथों को अपने जिस्म पर महसूस किया। मैं उस तन्हाई से उकता गया, इन गारों से उकता गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैंने दरख्तों की चाल के टुकड़ों पर अपनी दास्तान हयात लिखी। मैंने अपने तजुर्बात इब्तदाई बुलंदियों के जिक्र से शुरू किए। उनमें मेरे बेनाम साथी का तज़किरा भी था, इनमें लाका भी थी और उन तमाम कबीलों का तज़किरा था जिनमें मैंने जिंदगी गुजारी। और जब यह तवील कहानी इस दौर तक पहुंची जो मैं सामी के गारों में गुजार रहा था, तो एक तवील अरसा गुजर चुका था। ये वो किताब थी प्रोफेसर खावर जो दुनिया में सबसे पहले लिखी गई। मैंने तुम्हें वो किताब दिखाई है, वो मेरी तहरीर करता है। मेरी किताब मुकम्मल हो गई। इस किताब को तहरीर करते हुए मेरा वक्त खूब गुजरा। मैंने एक नई दिलचस्पी तलाश कर ली थी, लेकिन किताब खत्म हो गई और अब मेरे लिए कोई मशगला नहीं था। मैंने सोचा कि मैं दरख्तों में जाऊं, उन लोगों के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर करूं, लेकिन फिर मैंने यह इरादा मुलतवी कर दिया। वो मेरे दुश्मन थे, मुझसे खौफज़दा थे। ऐसी सूरत में मैं हमेशा उनकी नफरत का शिकार रहता। ना ही कबीले की कोई लड़की मुझे मोहब्बत दे सकती थी। तब मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना बूढ़े अरसास की बनाई हुई रेत में दफन कश्ती से मैं समंदर की सैर करूं। मुमकिन है बूढ़े का ख्याल के मुताबिक मैं दूसरी दुनियाओं में जा निकलूं, इस दुनिया में मुझसे नफरत करने वाले ना हों और मैं उनके दरमियान आराम से रह सकूं। यह ख्याल मेरे जहन में जड़ पकड़ गया और मैंने उस समंदरी सफर की तैयारियां शुरू कर दी। मुझे अपनी किताब से बहुत मोहब्बत थी। मैंने उसे संभाल कर रखा, कुछ आहिनी हथियार लिए और काफी मिकदार में खाने पीने की चीजें ली। फिर मैंने रेत में दफन कश्ती को खोद कर निकाला और उसे लेकर समंदर की तरफ चल पड़ा। समंदर में कश्ती डालकर मैंने अपना सामान उसमें बार किया और सामी के बताए हुए तरीकों के मुताबिक कश्ती आगे बढ़ा दी। सुबह रुक कश्ती समंदर की लहरों में झूमती हुई आगे बढ़ने लगी। मुझे सामी याद आई जिसके साथ मैंने समंदर की सैर की थी, लेकिन अब मैं तन्हा था। सामी के खनकते कह के मेरे साथ नहीं थे। साहिल दूर होता रहा, किश्ती सफर करती रही। समंदर पर मेरी पहली रात सख्त खौफनाक थी। तेज हवाएं लहरों में हैजान बर्पा कर रही थीं और ताकतवर लहरें मुझे अपनी ताकत का एहसास दिला रही थी। रात भर मुझे नींद ना आ सकी और जब सुबह की रोशनी फूटी तो मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ। समंदर भी अब मुझे इतना खौफनाक नहीं मालूम हो रहा था जिस कदर रात को था। किश्ती आगे बढ़ती रही। अब उसे मेरे हाथों की मदद की जरूरत नहीं थी। लहरों ने खुद आगे बढ़ाने का काम संभाल लिया था और वो अपनी मर्जी से मेरे लिए रास्ते मुंतखब कर रही थी। दिन में मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर वही खौफनाक रात आ गई। दिन का सफर जारी रहा। अब रातें मेरे लिए खौफनाक नहीं रही थी। रात को मैं आराम से किश्ती में सो जाता और सूरज निकलते जागता। समंदर की मखलूक से मेरी शनासाई हो गई थी। दिन का कुछ हिस्सा मैं अपनी पहली किताब को दुरुस्त करने में सर्फ कर देता और कुछ और टुकड़ों पर मेरी तहरीर के नक्श कंदा होने लगे। ये मेरे सफर की दास्तान थी। न जाने कितने अरसा मैं समंदर में बहता रहा। खाने पीने की चीजें खत्म हो गई थी। अब मैं भूखा था, लेकिन न जाने क्यों अब भूख मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त नहीं रही थी। भूख प्यास के आलम में मैंने एक तवील अरसा गुजार दिया। सूरज की छुआओं से मेरे जिस्म को तवानाई मिल रही थी और मैं जिंदा था, लेकिन अब मेरे जहन पर उकताहट से सवार हो गई थी। न जाने मेरा दिल क्या चाहने लगा था। मेरी आंखों के पपोटे वजनी हो गए थे। मैं सोना चाहता था। एक रात की नींद नहीं, एक तवील नींद, एक ऐसी नींद जब मैं इस नींद से जागूं तो मेरा जहन साफ हो, दुनिया मेरे लिए नए सिरे से दिलकशी की हामिल हो, इसके पुराने अंदाज बदल गए हो।
नए लोग पैदा हो गए हो, लेकिन उस नींद का राज मुझे मालूम नहीं था। उसी नींद का तस्वुर मेरे जहन में मौजूद था, लेकिन उसके हसूल के जरिया मेरे पास नहीं थे। और फिर एक रात मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। शायद होलनाक हवाएं मुझसे ताउन के लिए चली थी। हाँ, तारीक रात थी वो। आसमान पर रोशनी की कोई रमक नहीं थी। फिजा में अजीब सी बेकली थी। मेरा जहन साकत था, फिजा साकत थी। लेकिन फिर मेरे अकब से हवा के जबरदस्त झोंके उभरे, लहरें चीख पड़ी, किश्ती डगमगाने लगी और फिर समंदर की एक तूफानी लहर किश्ती को अपने सर पर बुलंद किए अनजानी समत में दौड़ने लगी। हवाएं चीख रही थी। समंदर गहराई में चला गया था। मैं लहर के दोष पर उड़ा जा रहा था और लहर का सफर जारी था। ये लहर न जाने मुझे कहां ले जाना चाहती थी और लहर का तवील सफर जारी रहा। फिर मेरी आंखों ने एक सफेद जमीन देखी, तहद्दे निगाह सफेद जमीन जो तूफानी रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ रही थी। मैं उस खौफनाक सफेदी को घूर रहा था। लहर ने मुझे सफेदी पर पटक दिया। मेरे जिस्म को ठंडी हवाओं का एहसास हुआ और इस खुनकी में मुझे नींद आ गई। आलम नूम में मैंने अपने जिस्म पर सफेद जर्रात की बारिश महसूस की। सफेद जर्रात मेरे जिस्म पर तह दर तह चढ़ते जा रहे थे और मैं उन जर्रात की खुशगवार नमी में गहरी नींद सो गया, एक तवील अरसे के लिए। फिरोजा की आंखें नींद से बोझल हो रही थी, लेकिन उसने इस रंगीन और पुरस्कार दास्तान का एक एक लफ्ज बागौर सुना था। एक तो उसका अंदाजे बयां, फिर उसकी पुरस्कार लेकिन दिलों को मोह लेने वाली शख्सियत, उसकी मर्दाना वजाहत जो सिन्फे मुखालिफ पर भरपूर तासुर छोड़ती थी, उसके बोलने का अंदाज, उसकी आंखों की चमक सुनने वालों को इन ही जहानों की सैर करवा रही थी जिनकी दास्तान वो बयान कर रहा था। जब वो खामोश होता तो ऐसा लगता जैसे रवा दवा जिंदगी पर गहरा सकूत छा गया हो, कायनात खामोश हो गई हो। दोनों लड़कियों को महसूस होता जैसे उन्हें इन वादियों से जबरदस्ती निकाल दिया गया हो जहां की वो सैर कर रही थी। हाँ, इन्हीं वादियों की जहां लाका की वहशियाना चीखें गूंजती थी, इन्हीं वादियों की जहां सामी को आग में जिंदा जला दिया गया था। जब वो किसी जंग की दास्तान बयान करता तो उनके दिल खौफ से धड़कने लगते। वो इस जंग का इख्तिताम जानने के लिए बेचैन हो जाती। जब वो अपनी किसी मुसीबत के बारे में बता रहा होता तो उनका दिल उसके लिए तड़पने लगता और उनकी आरजू होती कि वो इस मुसीबत से बखैर खूबी निकल आए। और जब वो फखर से सीना ताने फाते बनकर निकलता तो वो इस तरह सुकून के सांस लेती जैसे खुद कोई मार्का आराई सरकराई हूं। जब वो किसी खूबसूरत लड़की का तस्करा करता तो उनके चेहरों पर शफक फूट आती और वो चोर निगाहों से एक दूसरे को देखने लगती जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो, जैसे उनके रंगीन ख्यालों को सरेआम उरियां कर दिया गया हो। ऐसे मौकों पर प्रोफेसर खावर की मौजूदगी से भी वो शर्मसार हो जाती। वो जिस माहौल की परवरदा थी उसमें यह इजाजत नहीं थी कि बेटियां दीदा दलेरी से बाप के सामने बैठकर हुस्न इश्क की रंगीन दास्तानें सुने। लेकिन वो जिन होलनाक वाकयात से दो चार हुए थे, उन्होंने बाप बेटियों के दरमियान से एक हद तक हिजाब उठा दिया था। शैतान फितरत नौजवानों के मुतालबे को साजिश के जरिए नाकाम बनाने में प्रोफेसर ने बहालते मजबूरी बेटियों का सहारा लिया था और उनसे ऐसी गुफ्तगू की थी जो यकीन एक बाप को जेब नहीं देती थी। लेकिन उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता था और अभी गैर यकीनी हालात खत्म नहीं हुए थे। उनकी मंजिल न जाने कितनी दूर थी, न जाने अभी उन्हें कौन कौन से मराहिल से गुजरना था। शायद यही वजह थी कि प्रोफेसर खावर ने भी अभी तक इस बात का नोटिस नहीं लिया था। और फिर दास्तान चंद जगहों से काबिले एतराज जरूर थी, लेकिन इसमें तारीख तहजीब थी। एक ऐसा इंसान ये कहानी सुना रहा था जो पत्थरों और गारों के जमाने का इंसान था, जिसके नजदीक तहजीब का इर्तिकाब सिर्फ एक रंगीन दास्तान था। उस दास्तान के किसी भी पहलू को पोशीदा नहीं रहने देना चाहता था और कोई रंगीन मंजर पेश करते वक्त उसकी तवज्जो उन लड़कियों की तरफ नहीं होती थी। खावर ने खास तौर से ये बात नोट की थी, चुनाचे उसने इस बेबाक नौजवान को माफ कर दिया था। वो अपनी बच्चियों को भी इस दास्तान के सुनने से मना नहीं करता था, क्योंकि इस तरह वो इस पुरअसरार और दिलकश कहानी से महरूम रह जाती। चुनाचे कुछ देर के लिए प्रोफेसर खावर अपने रिश्ता को भूल गया था। वो लोग इंसान की तारीख सुन रहे थे, दौरे कदीम के इंसान के बारे में जान रहे थे, और अगर उस दास्तान से वो रंगीन हिस्से जुदा कर दिए जाते तो तारीख का एक बाब नामुकम्मल रह जाता। इंसान ने जिन्स के बारे में किसी दौर में किस अंदाज से सोचा, यह बात नामालूम हो सकती थी। इसलिए उसने भी बेटियों की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया था। दास्तान के उस हिस्से पर आकर वो रुका और फिर उसने मुस्कुराती निगाहों से दोनों लड़कियों को देखा और उनकी पलकें छपक गई। नींद। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी की दूसरी अहम जरूरियात में से एक है। मैं तो सदियों जागता हूं और फिर सदियों की नींद सदियों तक पूरी करता हूं, लेकिन आप लोगों का ताल्लुक इसी आलम से है। प्रोफेसर, मैं इन दोनों हसीन लड़कियों की आंखों में नींद के साए देख रहा हूं, इसलिए अब चंद लम्हात के लिए अपनी दास्तान मुलतवी करता हूं ताकि अब कुछ देर आराम कर लें। इस वक्त तक मैं इन वाकयात को अपने जहन में ताज़ा कर लूंगा जो मेरी पहली नींद के बाद शुरू हुए। कल दिन की रोशनी इन गारों को जगाएगी तो मैं अपनी दास्तान के कुछ और हिस्से आपको सुनाऊंगा।
प्रोफेसर खावर ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी दास्तान दुनिया की सबसे ज्यादा पुरस्कार दास्तान है और जो कुछ तुमने बताया है पूरी दुनिया के लिए हैरत अंगेज होगा। तारीखें तो बहुत सी मुरत्तब हुई हैं, लेकिन इंसान की मालूमात सिर्फ इन किताबों तक महदूद थी जो इनके जैसे दूसरे मुअर्रिखों ने लिखी। इंसानी तारीख का कोई भी मुअर्रिख तारीख को इस खूबसूरत दास्तान की तरह नहीं बयान कर सकता। अगर तुमने रुदात को इसी अंदाज में लिखा है तो मैं तुम्हें क्या कहूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो मेरी दास्तान पर शुबा करने में हक बजानिब हो प्रोफेसर, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे सबूत दूंगा जिनसे तुम्हें मेरी दास्तान के एक एक लफ्ज पर यकीन आ जाएगा। इत्मीनान रखो। उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसके इशारे पर प्रोफेसर उठ खड़ा हुआ और फिर वो इन तीनों के लिए हुए गार के एक हिस्से में आ गया। मुझे यकीन है प्रोफेसर कि तुम यहाँ खुशगवार नींद ले सकोगे। हाँ, एक बात और कह दूं, तारीख के बेशुमार अदवार में मेरे बेशुमार रूप रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा बाज़रफ दोस्त रहा हूँ। मेरी निगाहों में इंसान की वुक्कत है, इसलिए दिल से मेरे बारे में तमाम वसवसों को निकाल कर सुकून से सोचा और अपना एतमाद बहाल रखो। यही बात मैं इन लड़कियों से कहूँगा, दूसरी सूरत में मेरे दिल को तकलीफ होगी। अच्छा, कल तक के लिए रुखसत। और वो गार से बाहर निकल गया। तब प्रोफेसर ने एक गहरी सांस ली। आराम करो फरोजा, लेट जाओ। फरजाना, बेशक इसकी कहानी एक तारीख की सरमाया है, काश हम इसे मुहज्जब दुनिया तक ले जा सके। वो जो कुछ भी है दरहकीकत एक बावकार दोस्त है, इसके एक भी अंदाज में मैंने लग्जिश नहीं पाई है और ये मेरा तजर्बा है, इसलिए तुम आराम से सो जाओ। लड़कियां खामोशी से लेट गई। प्रोफेसर उनसे कुछ दूर लेट गया और थोड़ी देर के बाद उसके खराटे गूंजने लगे। फरजाना और फरोजा अभी तक एक दूसरे से लिपटी हुई लेटी थी। हालांकि नींद से उनकी आंखें बंद हुई जा रही थी, लेकिन जहन में अब तक के सुने हुए वाकयात गर्दिश कर रहे थे और ये वाकयात नींद को करीब नहीं भटकने दे रहे थे। काफी देर खामोशी रही। तब फरजाना ने फरोजा के कान में सरगोशी की। बाजी? फरजाना ने गहरी सांस ली। क्या सोच रही हो बाजी? कुछ नहीं, फरोजा ने जवाब दिया। क्या तुम उसकी दास्तान को झूठ समझती हो? नहीं। तब वो क्या है बाजी? फरोजा ने सिसकी से ली। एक नाकाबिले यकीन शख्सियत, उससे ज्यादा और क्या कह सकती हूँ। वो जो कुछ भी है बाजी, उसकी दास्तान बड़ी पुरकशिश है। हाय, उसने कैसे कैसे लोगों के साथ जिंदगी गुजारी है। बेशक इस दौर की लड़कियां भी उसकी पुरस्कार शख्सियत को बहुत पसंद करती होंगी ना। हाँ फरोजा, उससे ज्यादा हसीन नौजवान आज तक निगाहों से नहीं गुजरा। कितना बहादुर है वो, लेकिन हमें उससे मुतासर नहीं होना है बाजी। वो माफुकुल फितरत हैसियत का हामिल है। हमें उसकी दास्तान का कोई हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमें एहतियात करना होगी, फरोजा ने कहा और फरजाना गर्दन घुमाकर उसे देखने लगी। तब फरोजा ने शर्म से आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में कुछ अनजानी ख्वाहिशें साफ पड़ी जा सकती थी। फरजाना को होशियार रहने की तलकीन करते हुए वो खुद खौफजदा थी। इस तरह उन दोनों ने रात सोते जागते गुजार दी, जबकि प्रोफेसर खावर इत्मीनान से खराटे नशर कर रहा था। दूसरी सुबह वो दोनों उठ गए। रात की कच्ची कच्ची नींद के तासरात दोनों के चेहरों से आया थे। उनकी आंखों के पपोटे नीम मुतवर्रम थे और आंखों में गुलाबी टोरे फैले हुए थे, लेकिन नीम गर्म पानी से गौसल ने उनकी थकन दूर कर दी। प्रोफेसर खावर इस पूरे माहौल से इस तरह बेतकल्लुफ नजर आ रहा था जैसे वो अपने किसी दोस्त के घर मेहमान हो। गौसल वगैरह से फारिग होकर तीनों इस कुदरती कमरे से बाहर निकल आए और इस तरफ चल दिए जहां पिछली रात निशिस्त रही थी। वो हाल ही में एक आराम कुर्सी पर दराज था। उसके जिस्म पर नया लिबास था, बाल सलीके से जमे हुए थे और चेहरा तरोताजा था। इन लोगों को देखकर वो कुर्सी से उठा, कदर खम होकर उन्हें ताजीम दी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे यकीन है रात आराम से गुजरी होगी दोस्तों, बेहद आराम से, बड़ी खुशगवार नींद आई। और तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि मैंने तुम्हारी मैडम लाका खातून सामी से भी मुलाकात की थी। दोनों खैरियत से हैं। प्रोफेसर खावर ने मज़ाहिया अंदाज में कहा और वह हंस पड़ा। खूब खूब, आपने वहां मेरी जगह तो नहीं ले ली थी प्रोफेसर? उसने भी मजाक किया। ओह नहीं भाई, जंगली जानवरों से मुझे बड़ा खौफ महसूस होता है और फिर तुम्हारी तरह मेरे जिस्म ने कायनात के हर मौसम में परवरिश नहीं पाई। प्रोफेसर ने जवाब दिया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। फरजाना और फरोजा को उसके मोती जैसे दांतों की दिलकश चमक बेहद पसंद थी। तब वह आगे बढ़ते हुए बोला, आइए प्रोफेसर, नाश्ता हो जाए, इसके बाद निशिस्त जमे की। वैसे मैं लड़कियों को ज्यादा खुश खुरम नहीं देख रहा, शायद इन्हें खौफनाक ख्वाब सताते रहे हैं और ये सुकून की नींद नहीं सो सकी। मैं नहीं कह सकता दोनों में से कौन सी बात है। मुमकिन है मेरे खराटे इनकी नींद में खलल अंदाज हुए हों। ओह नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं, फरजाना ने जल्दी से कहा। बहरहाल आप लोगों की कसलमंदी अभी दूर हो जाएगी, उसने कहा और इस हाल से निकलकर इस दूसरे हाल में पहुंच गया जहां खाने की खूबसूरत मेज पड़ी हुई थी और उस मेज पर अनवाउ अकसाम का नाश्ता चुना हुआ था। क्या मतलब? कि इंतजामात किसने किए? प्रोफेसर ने हैरत से कहा। मैंने, बस आप लोगों का इंतजार था। मैंने सोचा आपकी नींद में खलल अंदाज ना हो, पर नाश्ता तो बहुत पहले तैयार था। पर ये अच्छा नहीं मालूम होता, ये काम तुम्हारा नहीं है। कल से तकल्लुफ पालाए ताक रखकर ये काम लड़कियों के सुपुर्द कर दो। अगर जरूरत महसूस हुई तो ऐसा जरूर करता। मुझे इनमें से कुछ तैयार नहीं करना पड़ा है।
आप देख चुके हैं, मगर ये सदियों पुरानी चीजें भी खूब हैं और इनको तरोताजा रखने का इंतजाम भी तुमने खूब किया है। प्रोफेसर एक कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोला। उसने लड़कियों को बैठने की पेशकश की और खुद भी बैठ गया। फिर उसने एक सब्ज रंग का जग उठाया जिसमें सब सयाल मौजूद था, जिसने आधा इंच गिलासों में अंडेला और इन तीनों की तरफ गिलास बढ़ा दिए। ये क्या है? प्रोफेसर खावर ने पूछा। काम की चीज है प्रोफेसर, बराए करम आप भी पी लें। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गिलास उठाए। स्याल की खुशबू ही मसहूर कुन थी। उन्होंने उसे हल्क में अंडेल दिया। प्रोफेसर ने भी ऐसा ही किया था। स्याल का असर फौरी हुआ था। उन्हें अपने जिस्मों की थकन नुचड़ती हुई महसूस हुई। आंखों का बोझ मादूम हो गया और ज़ेनों पर खुशगवार कैफियत छा गई। तब प्रोफेसर ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, अगर मुनासिब समझो तो मुझे एक बात बताओ। जरूर प्रोफेसर, आपको इजाजत है, मुझसे किसी भी वक्त कोई भी बात पूछ सकते हैं। शुक्रिया, मैंने तुम्हारी पुरस्कार शख्सियत को तस्लीम कर लिया। बेशक तुमने मुख्तलिफ अदवार में जिंदगी गुजारी है, तुमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन साइंस के ये फार्मूले तुम्हें कहां से मिल गए? आप साइंस को आज का इल्म समझते क्यों है प्रोफेसर? साइंस हर दौर में रही है। क्या आपके ख्याल में जमाने कदीम के इंसान साइंस से नावाकिफ थे? अगर आपका यह ख्याल है तो गलत है। साइंस वक्त की जरूरत है। अगर आप आज की साइंस को बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता कहते हैं तो वो भी गलत है। दरअसल हर दौर ने अपनी जरूरियात पूरी की है और इंसान की तहकीक ने उसे वो तमाम चीजें मुहैया कर दी जिनकी इन्हें जरूरत थी। मैंने तवील उम्र गुजारी, बल्कि इन हकीकतों पर भी निगाह रखी है जो किसी भी दौर के इंसान की जरूरत होती है। मैं मुहक्किकों के साथ रहा हूं और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे अपनी बका के लिए इन चीजों की जरूरत पेश आई। आपने मेरी लेबॉर्ट्री देखी, वो अमल देखा जिससे मेरा जिस्म इसी हालत में मौजूद था जिसमें मैं सोया था। ये सब कुछ मेरी इन काविशों का नतीजा है जो मैंने हर दौर के मुहक्किकों के साथ वक्त सर्व करके की है। मैंने इनके तजर्बात से बेहद फायदा उठाया है। इन्हीं की पेशनगोइयों से मैंने आने वाले जमाने के मुतालिक समझा है। वो लोग मौसम की रफ्तार से फिजाओं की तब्दीलियों से आने वाले इंसान हूं और तब्दील होने वाली हस्तियों का अंदाजा लगाते थे। मैं भी इस फन में माहिर हो गया और फिर मेरी पेशगोइयां उनसे बेहतर निकली। सब हकीकत आप खुद देख रहे हैं प्रोफेसर। ये लिबास, ये जुबान, ये किताबें, ज़ुरियात का ये सामान, ये सब मेरी पेशन गोई की हैसियत रखता है। और आप देख लें कि मेरी पेशन गोई बिल्कुल दुरुस्त है। ये लिबास मैंने इस दौर के लिए तैयार करवाया था। इस वक्त ये लिबास तैयार करने वाले मुझे पागल तसव्वुर कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है ये आपके लिए अजनबी नहीं है। प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। इसका मकसद है कि तुम आइंदा आने वाले अतवार की भी पेशन गोइयां करोगे। करूंगा नहीं प्रोफेसर, कर चुका हूं। मैं तुम्हें आइंदा अदवारों से रोशनास करवाऊंगा, मेरा वादा है। और तुम देखोगे कि मेरी पेशन गोई में सर मुंह फर्क नहीं था। लेकिन भाई, मैं तुम्हारी तरह वो दौर देखने के लिए जिंदा तो ना रह सकूंगा। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके होंठों पर भी एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसे कोई मानी नहीं पहनाए जा सकते थे। नाश्ता शुरू हो गया। लड़कियां बेचैन थी। गोई गुफ्तगू भी दिलचस्प थी, लेकिन वो इसके बाद उसकी दास्तान सुनना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि उसके बाद क्या हुआ। चुनाचे उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता कर लिया। वो बदस्तूर मुस्कुरा रहा था, उनकी कैफियत समझ रहा था। चुनाचे नाश्ता खत्म करने के बाद वो उठ गया। आइए प्रोफेसर, उसी कमरे में चले। आपकी लड़कियां बेचैन हैं। ओह हाँ भाई, मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस पहली नींद से किस तरह जागे जो तुम्हारे लिए मुतवक्का नहीं थी। मेरा मतलब है तुम जानबूझकर तो नहीं सोए थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो खामोशी से उठकर वापस उसी कमरे में आ गए जहां पिछली रात गुफ्तगू करते रहे थे। उसने उन लोगों को बैठने की हिदायत की और फिर खुद एक मेज की तरफ बढ़ गया। इस मेज पर भी एक चौकोर बक्स रखा हुआ था। उसने स्याह रंग का वो बक्स उठाया और उससे लिए हुए प्रोफेसर के सामने आ गया। फिर उसने बक्स खोला। उसमें तह दर तह अजीब से पत्ते चुने हुए थे। उन सब पत्तों पर सफेद रंग की अजनबी सी तहरीर थी। उसने एक छोटा पत्ता निकालकर हथेली पर रखा और उसे प्रोफेसर के सामने करते हुए बोला, इस तहरीर से आप वाकिफ नहीं होंगे प्रोफेसर। और प्रोफेसर पत्ते पर चुक गया। जाहिर है उसके फरिश्ते भी इस तहरीर को ना समझ सके थे। उसने गर्दन हिला थी। तब वो मुस्कुराया। ये भी मेरी ही तहरीर है। ये इस दौर में राय थी जब मैंने दूसरी बार आंख खोली। उसने चंद पत्ते उल्टे और फिर उन पर से 2 चौड़े पत्ते उठा लिए। सुनो प्रोफेसर, ये तहरीर मेरी है, लेकिन मैंने बूढ़े अरकाक की किताब से नकल की थी। अरकाक जो मेरा दोस्त था और बिलाशुबा अपने दौर का एक आलम था। क्योंकि ये तहरीर मेरे मुताल्लिक थी, इसलिए मैंने उसकी इजाजत से इसे नकल कर लिया ताकि मेरी किताब मुकम्मल हो जाए। सुनो प्रोफेसर, अरसाना की खून रेजियों की चेरादस्तियां बढ़ चुकी हैं। बर्फ के सफेद वीराने हमारे खून से रंग गए हैं। सफेद बर्फ पर सुर्ख धब्बे नजर आते हैं तो हम समझ लेते हैं कि अरसाना के वैशियों का कोई करो इधर से गुजरा है। खौफ सर्द हो गया है। आग जाग रही है और इस आग का नाम है हारूक। बिलाशुबा वो जवान मर्द है, जलाने वाला उसकी रहनुमाई करे। उसने पत्ता रख दिया और दूसरा पत्ता उठा लिया। यहां सकूत है। हारूक के लश्कर ही बढ़ते जा रहे हैं।
मानीरा के गार फुलादी हथियारों के मस्कन बन गए हैं। बहुत जल्द रोशनी हमारी होगी, हम तारीकियों से निकल आएंगे। अब हमारे पास बेशुमार दौड़ने वाले जानवर हैं और बेशुमार बहादुरी दिखाने वाले। तीसरे पत्ते की तहरीर यूं थी, खबर देने वालों ने आरसाना के खून रेजों के बारे में बताया कि वो इधर आ रहे हैं। हमने सफर किया और महफूज फेरानों का रुख किया, जहां पानी की चादरें फिजा में बुलंद हैं और अपने साथ बर्फ की जमीन को बहा कर ले जाती है। चलाने वाले का रोशन चेहरा हमारे सामने है, लेकिन ये इज्तिमा क्यों है? शायद बारूक अपने लश्करियों को हदायत दे रहा है। नहीं, कोई और बात है। ओह, बर्फ की तह से झांकती हुई स्याही, ये क्या है? लश्करियों ने बारूक की हदायत पर इस शह को निकाला। आह, ये तो समंदर की लहरों पर तैरने वाले जानवर है, जिसे लकड़ी से तैयार किया जाता है। मगर इसमें ये कौन है? चलाने वाले की कसम, ये तो हमारा जैसा इंसान है, मगर ये इस बर्फ में कहां से आया? क्या ये हमारी फतह की अलामत है? क्या ये जलाने वाले का इशारा है? ये मैं था प्रोफेसर। उसने अपने पत्ते को एहतियात से बक्स में रखते हुए कहा और दूसरे पत्ते इस पर जमाने लगा। फिर उसने ये अजीबो गरीब किताब बंद कर दी, बक्स को एहतियात से उसकी जगह रख दिया और फिर उनके सामने बैठते हुए बोला, तरक्की का दौर शुरू हो चुका था। इंसान ने ग़िज़ाई अजनास उगानी शुरू कर दी थी, बेहतर मकानात तैयार कर लिए थे, अपनी मादी ज़रूरतों को पूरा करने के मुनासिब इंतजामात कर लिए थे। यूं समझे प्रोफेसर के इंसान हिजरी और बरंजी दौर से खुसर कर आयनी दौर में दाखिल हो गया था। सफ़ेद फाम, जर्द फाम और स्याह फाम नस्लें वजूद में आ चुकी थी, अलग अलग गिरोह बन चुके थे। खौफ बेदार हो गया था और आसमानी कुव्वतों का ख्याल पैदा हो गया था। चुनाचे वो लोग जिन्होंने मुझे दरियाफ्त किया सूरज परस्त थे और उसे चलाने वाले के नाम से पुकारते थे। जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ, शहरों की तश्कील हो गई थी, फौजों का तसव्वुर पैदा हो गया था और अब इंसान ने दूसरों पर बर्तरी के ख्वाबों पर अमल शुरू कर दिया था, जिसका अंदाजा आपको इस तहरीर से हो गया होगा। चुनाचे वो लोग जिन्होंने मुझे दरियाफ्त किया वो खाना बदोश थे, जिन पर फतेह हासिल करके उन्हें मती करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने मुझे किश्ती समेत बर्फ से निकाल लिया। सूरज की शुआओं ने मेरे जिस्म को हरारत बख्शी और मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने गिर्द फैले हुए इंसानों को देखा। ये गंदमी रंगत के खड़े खड़े नक्शो निगार के खूबसूरत नीली आंखों वाले लोग थे। उन्होंने जिस्मों को रंगीन कपड़ों से ढका हुआ था। उनके जिस्मों के पोशीदा हिस्से बरहना नहीं थे। इंसान को सतरपोशी का एहसास हो गया था, जो मौसमी लिहाज से भी जरूरी थी।